Hey, hello, assalamu alaikum. So today again we are going to discuss about the revolt of 1857. तो इसका पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया, आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा कि रिवोल्ट 1857 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज अदर काजेस, यानी कि इन काजेस की वजह से रिवोल्ट 1857 जो है, ये रिवोल्ट, ये म्यूटिनी 1857 में इसका इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो आज हम थोड़ा और भी कुछ काजेस जानेंगे। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। तो आज का काज है हमारा इकोनॉमिक काज। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक काज। इकोनॉमिक काज भी एक ऐसा काज बना जिसकी वजह से रिवोल्ट 1857 हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक काज में अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई इंडिया में जिनकी वजह से रिवोल्ट 57 का ये भी एक फैक्टर, ये भी एक काज बना। तो पहला है हैवी टैक्सेशन। इंडिया में जितने भी उस टाइम लोग रहते थे उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन इम्पोज किया गया, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज किया गया लोगों के ऊपर, जिसमें लोगों को कहा गया कि यू हैव टू मैंडेटरी, यू हैव टू पे इट, यानी कि आपके लिए जरूरी है कि आपने इसको पे करना है। ठीक है, तो हैवी टैक्सेशन। और भी इकोनॉमिक काज में क्या हुआ, इनडिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। ब्रिटिश इम्पोज सम इनडिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। पहले हम देखेंगे टैरिफ क्या होता है। टैरिफ एक ऐसा टैक्स या ऐसा ड्यूटी होता है विच इज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी टैरिफ के रिलेटेड एक पॉलिसी, एक कानून लाया गया, लेकिन वो कानून डिस्क्रिमिनेटरी था। अब आप कहोगे कैसे डिस्क्रिमिनेटरी था, इनइक्वल कैसे था? वो ऐसे था कि जो इंडिया से रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था, ठीक है, उसके वहां पे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते थे, उसके वहां पे गुड्स बनाए जाते थे। यहाँ से वो रॉ मटेरियल जाता था, वहां पे उसके गुड्स बनाए जाते थे। सपोज कॉटन, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, वहां पे उसका जो है कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते थे। लेकिन जब वो इंडिया से ब्रिटेन जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट वहां किया जाता था, तो उसके ऊपर वहां पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत कम टैरिफ लगाती थी। ठीक है, जिसकी वजह से वो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सस्ता होता था। ठीक है, लेकिन जब वही इंडस्ट्रियलिस्ट उसको फिनिश्ड गुड बनाते थे, कॉटन क्लोथ्स बनाते थे, फिर उनको ही इंडिया सप्लाई किया जाता था। ठीक है, लेकिन इंडिया में उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाता था। ठीक है, और इसकी वजह से उसकी जो रेट थी वो बढ़ जाती थी। ठीक है, तो ये एक इनडिस्क्रिमिनेटरी, मतलब क्या था, इनडिस्क्रिमिनेटरी एक टैरिफ पॉलिसी थी। इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था उस पर कम टैरिफ लगता था, लेकिन वहां से जो गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बन के आते थे, उस पे इंडिया में ज्यादा टैरिफ लगाया जाता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है इंडिया के जो लोग थे, फार्मर्स थे, उनको नुकसान होता था, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, इंडिया के, इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता था। तो इट वाज द इनडिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, तो और एक है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अगर आपको याद होगा, इंग्लैंड में 1750s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। पहले इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन आया 1750s में। ठीक है, तो जब वहां पे इंडस्ट्रीज बनी, ठीक है, उनके लिए रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, लेकिन इंडिया में उस टाइम इंडस्ट्रीज नहीं थी। इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, यानी कि हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज थी। उन हैंडीक्राफ्ट बेस्ड या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंडिया के जो आर्टिजन होते थे, स्किल्ड पर्सन होते थे, वो हाथों से गुड्स बनाते थे। ठीक है, और वही गुड्स इंडिया के सिटीजन इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इंग्लैंड में 1750s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उस रेवोल्यूशन से क्या हुआ, उस रेवोल्यूशन ने इंडिया की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इनको बंद करवाया, इनको डिस्ट्रैक्ट किया, तबाह किया। अब आप बोलोगे कैसे किया? इंडिया से ऑलरेडी रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था, ठीक है, और उसी रॉ मटेरियल से कुछ यहाँ पे भी गुड्स इंडिया में हाथों से बनाए जाते थे। लेकिन उन हाथों से जो गुड्स बनाए जाते थे उनकी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। लेकिन जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज से
गुड्स बन के इंडिया आते थे उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी और वो सस्ते होते थे। लेकिन जो इंडिया में इंडियन आर्टिजन या स्किल क्राफ्ट वाले लोग यहाँ पे बनाते थे वही सेम गुड्स, लेकिन उनकी रेट हाई होती थी। हाथों से जो इंडिया में चीजें बनाई जाती थी उनकी रेट हाई होती थी, लेकिन जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज से गुड्स बन के आते थे इंडिया, उनकी रेट हाई थी। तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कहा हमें इंग्लैंड के जो यानी कि इंग्लैंड से जो क्लोथ्स आते हैं या फिनिश्ड गुड्स आते हैं वो हमें सस्ते मिलते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे हैंडमेड गुड्स बनाए जाते थे जाते हैं। तो लोगों ने प्रेफर किया कि इंडस्ट्रियल गुड्स को यूज करें, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ये डिस्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। और इसमें जो आर्टिजन स्किल्ड पर्सन इंडिया के थे उनका जो मतलब उनका जो रोजगार था, ठीक है, वो भी फिनिश हुआ, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी थी रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। उसके बाद है इकोनॉमिक काज क्या, और एक पॉइंट वो है एडॉप्टेशन ऑफ फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म इन 1800। 1800 में अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसका नाम था फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म, ठीक है। इसमें अंग्रेजों ने कहा, अगर आपको याद होगा इससे पहले जब ये इंडिया आए थे तो इंडिया में जब ये पहले ट्रेड करने आए थे इनको पहले टैक्स देना पड़ता था यहाँ पे जो उस टाइम मुगल गवर्नमेंट थी। लेकिन जब इन्होंने कंट्रोल संभाला तो इन्होंने इसको इसको फिनिश किया। इन्होंने कहा जो इंग्लैंड के लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे वो फ्री ट्रेड होगा, यानी कि उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो इस ये भी एक काज बना, इकोनॉमिक काज, ठीक है, जिससे लोग नाराज हुए, ठीक है। एडॉप्टेशन ऑफ फ्री ट्रेड इंपीरियलिज्म, एक होता है इंपीरियलिज्म और एक होता है कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को कंट्रोल करती है अपनी डिप्लोमेसी से, अपने पॉलिसी से इन्फ्लुएंस करती है दूसरी कंट्रीज को। दूसरा होता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब है जब एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री को फिजिकली कंट्रोल करती है और वहां पे कॉलोनीज, वहां पे अपना सेटअप स्टैंड करती है, उसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। ये डिफरेंस बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म है, ठीक है। और उसके बाद है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी एक इकोनॉमिक काज का ही एक पॉइंट है। ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या किया गया, ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में इंग्लैंड में आया था। तो इंडिया में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सेटअप करवाए, लोकोमोटिव्स, यानी कि ट्रेन जो है, ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, ट्रेन यहाँ पे डेवलप किए गए और उन ट्रेन का जो था उनका डायरेक्ट कोस्टल एरियाज के साथ जो था, पोर्ट्स के साथ कनेक्ट था। और वो ट्रेन जो है विलेज एरिया से कनेक्ट थी, वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल लेती थी इंडिया में और पोर्ट्स तक पहुंचाती थी। पोर्ट्स में वहां पे शिप लगे हुए होते थे तो वो डायरेक्टली उसको इंग्लैंड लेके जाते थे। तो जितना भी इंडिया में रॉ मटेरियल होता था उसको ड्रेन आउट किया जाता था, कहाँ, इंग्लैंड, और फिर वहां पे फिनिश्ड गुड्स बना के इंडियंस को ही हाई रेट्स पे भेजा जाता था। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था। तो ये कुछ इकोनॉमिक काजेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लोग नाराज हुए, ठीक है। अब और एक है, ये थोड़ा हमने डिस्कस किया है, ये है मिलिट्री या मिलिटरी ग्रीवियंसेस, भी आप इसको मिलिटरी या मिलिट्री ग्रीवियंसेस, आप मिलिट्री प्रॉब्लम क्या थी। मैंने कहा इंडिया के जो उस टाइम ट्रूप्स थे, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे उस टाइम गवर्नमेंट थी उनके पास, जो एज ए सर्विस काम करते थे एज ए ट्रूप्स, उनको सिपाहीज कहा जाता था। तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। पहले उनको जो बाटा है, सैलरी है, वो कम दी जाती थी और वो जो इंग्लैंड से ट्रूप्स आए थे उनको हाई मतलब सैलरी दी जाती थी। तो ये भी एक मिलिट्री ग्रीवियंस बना रिलेटेड टू रिवोल्ट 1857। इसी मिलिट्री ग्रीवियंस में दूसरा है, एक एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस एक्ट में क्या कहा अंग्रेजों ने, इसमें कहा कि जितने भी इंडियन सिपाहीज है दे हैव टू क्रॉस सीज वेन एवर रिक्वायर्ड। यानी कि इसमें कहा गया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में 1856 में कि जो इंडियन सिपाहीज है अगर हम इनको दूसरी कंट्रीज में कभी भी भेजेंगे सर्विस के लिए, पोस्टिंग के लिए, इनको जाना है बाय हुक और बाय क्रूक। इनको कोई भी एक्सक्यूज नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा, पहले लेक्चर में, कि जो इंडियंस थे, इंडियन धर्म में उस टाइम एक मतलब हम कहेंगे एक मिथ था
कि अगर कोई इंडियन ओवरसीज टेरिटरीज में जाता है वो अपना रिलीजन खो बैठता है। इसीलिए इंडियन स्पाइस उस टाइम नहीं मानते थे कि हम ओवरसीज टेरिटरीज में जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक कानून लाया गया कि मैंडेटरी किया गया किनके लिए, इंडियन स्पाइस के लिए, दे हैव टू क्रॉस सीज वेन एवर रिक्वायर्ड बाय हुक और बाय क्रूक। तो इसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। उसके बाद और एक कानून लाया गया मिलिट्री ग्रीवेंसेस में रिलेटेड टू मिलिट्री स्पाइस, वो था पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। और इस पोस्ट ऑफिस एक्ट में क्या कहा गया, इसमें जो एक पोस्टल सर्विस दी जाती थी इंडियन स्पाइस को, यानी कि मतलब जब ये ड्यूटी में होते थे तो ये दूर जगहों पे होते थे। उस टाइम तो आईटी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये पोस्ट के थ्रू लेटर्स भेजते थे अपने घर वालों को कि हम इस सिचुएशन में हम ठीक है, यानी कि ऐसे लेटर्स भेजते थे। लेकिन ये जो पोस्टल सर्विस है ये इनके लिए बंद किया गया और इनको कहा गया इस एक्ट के थ्रू अब आप घर वालों को लेटर्स नहीं भेज सकते हो। ये एक फ्री पोस्टल सर्विस थी। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, इसमें कहा गया कि अब कोई भी सिपाही लेटर नहीं भेज सकता है। तो इसकी वजह से इंडियन सिपाही जो है अंग्रेजों के खिलाफ हुए।